अब ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके थ्योरी के फॉर्म में अगर देखते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको हम लोग बोल सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत और मैं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीपीएस एजुकेशन में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग M3 R5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। सो गाइस, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। एक्सप्लेन द बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। अब पहला क्वेश्चन हमारा जो बन रहा है वो बेसिक मॉडल को समझने के लिए, कंप्यूटेशन के लिए। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अब बेसिक जनरल प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। अब जो भी हमारे, जैसे आप समझ रहे हो कि पाइथन है, पाइथन्स में जो है हम लोग प्रोग्राम को बनाते हैं पूरी तरीके से अपने, और प्रोग्राम जो हमारा होता है इस पर हम पाइथन से हम लोग अपने वेबसाइट्स बना सकते हैं, ऐप्स बना सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इस तरीके से हम, जो पाइथन लैंग्वेज है काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए। और यहाँ पे बेसिक जो मॉडल भी बना है कंप्यूटेशन का जो है वो इसी तरीके से बना हुआ है। इसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पे। जैसे पहला है हमारा अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स। पहले हमको समझना होगा कि हम लोग को प्रॉब्लम्स क्या है, मतलब कि किस बेस पे हमको प्रोग्राम को सेट करना है। सबसे पहले हमें वो जानना होगा। देन सेकंड पॉइंट हमारा है डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम्स इन अ क्लियर, कंप्लीट एंड अनएम्बिगुअस फॉर्म। अब जैसे यहाँ पे हम लोग लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट हमारा, डिस्क्राइब अ प्रॉब्लम इन अ कंप्लीट। हम लोग को जो भी प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट, हमको क्लियर पूरी तरीके से पता होना चाहिए। और एम्बिगुअस का मतलब होता है स्पष्ट तरीके से, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी हम लोग को डाउट नहीं होना चाहिए कि हमको ये प्रॉब्लम है या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए हमारे माइंड में। हमको पूरी तरीके से पता होना चाहिए हाँ ऐसी प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन ये होगा। थर्ड पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं हमारा है डिजाइनिंग अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम होगा उसका जो सोल्यूशन बनेगा हमारा वो एल्गोरिथम बेस्ड होगा, जिसको हम लोग जानते भी हैं, क्योंकि पाइथन्स के आप प्रोग्राम्स बनाए होंगे तो उसमें भी सीधे है कि आपको एल्गोरिथम बेस्ड ही प्रोग्राम्स बनाने होते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है पाइथन की लैंग्वेज जो है वो काफ़ी इजी है एज़ कम्पेयर टू C++। जो पहले हम लोग C पढ़ते थे वो काफ़ी हार्ड थी, और पाइथन की लैंग्वेज काफ़ी इजी है। और अगर आपको पाइथन आती है तो आगे जो हाई लेवल लैंग्वेज जैसे लिप्स है वो भी काफ़ी ईजी हो जाती है, जो हम लोग की 5th जनरेशन कंप्यूटर में ज़्यादातर यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट यहाँ पे लिखा है डेवलपिंग अ कंप्यूटर सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। अब जो भी हमारे जो कंप्यूटर सोल्यूशन जो भी हम बनाएंगे वो प्रॉब्लम्स के बेस पर ही बनाएंगे, मतलब हमारी जो प्रॉब्लम हो रही है या मतलब एक तरीके से जिस भी बेस का हमें सॉफ्टवेयर बनाना है उसी रिलेटेड ही हमें सोल्यूशन बनाना पड़ेगा, या एक तो अपनी एल्गोरिथम को सेट करना पड़ेगा। उसके बाद हमको उसको टेस्ट कर लेना होगा। ये हमें यहाँ पे 5 पॉइंट्स बताए गए हैं। जैसे अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एन एसेंशियल मॉडलिंग मेथड इज़ टू यूज़ मैथमेटिकल एंटिटीज़। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि हम लोग को कोई भी अगर मॉडल बनाना है वो मैथमेटिकल एंटिटीज़ पे ही बना होता है। जैसे हमारी जो भी कैलकुलेशन है यहाँ पे वो मैथमेटिकल एंटिटीज़ पे ही होती हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला हमारा जो है ये है हमारा नंबर्स, देन हमारा है फ्रैक्शंस। जैसे आप जानते हो मैथ्स में अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं, देन फ्रैक्शंस हैं, देन हमारे सेट्स आ जाते हैं, देन डिस्क्राइब अदर प्रॉपर्टीज़, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ भी लग जाती हैं, अलग सारे फॉर्मूलेज होते हैं, रिलेशनशिप्स होती हैं मैथ्स में, वो सारी चीज़ें जो है हमारी वो लग जाती है। और कुछ रियल वर्ड्स के जो भी हम लोग लॉजिक्स लगा सकते हैं वो लगा के हम लोग अपने जो एक लॉजिक को पूरा तरीके से बना सकते हैं और एक अपने एल्गोरिथम को सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सच मॉडल आर नोन एज मैथमेटिकल मॉडल्स। कंप्यूटेशन मॉडल इज़ अ इम्प्लीमेंटेशन इन अ कंप्यूटर सिस्टम ऑफ अ मैथमेटिकल मॉडल। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि जो भी हमारा मॉडल बनेगा वो मैथमेटिकल मॉडल पे ही इम्प्लीमेंट होगा, एंड यूजुअली रिक्वायर्स हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटेशन रिक्वायर्स टू एग्जीक्यूट। और हाई पावर परफॉर्मेंस होनी चाहिए कैलकुलेट करने के लिए, जो भी कंप्यूटर हमारा हो उसको कैलकुलेट करने के लिए हाई पावर होनी चाहिए उसके अंदर। आगे क्या लिखा हुआ है द कंप्यूटेशन मॉडल इज़ यूज टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम। अब यहाँ पे हमें डायरेक्ट बोल दिया गया है कि जो भी सिस्टम हमारा होता है, जो भी मॉडल होता है, वो सिर्फ यूज़ किया जाता है हाई और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को स्टडी करने के लिए, रीड करने के लिए, डिकोड करने के लिए हम बोल सकते हैं। आगे हम लोग अगर देखते हैं डेवलपिंग कंप्यूटेशन मॉडल्स, जैसे हमारे यहाँ पे डेवलपिंग मॉडल्स बनते हैं। जैसे पहला पॉइंट हमारा है अप्लाइंग अ फॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपिंग प्रोसेस। अब यहाँ पे फॉर्मल सॉफ्टवेयर जो सिंपल सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। अप्लाइंग कंप्यूटर साइंस कॉन्सेप्ट्स, कंप्यूटर साइंस के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो हम लोग प्रोग्राम्स रीड करते हैं या गेट्स होते हैं, ये सारे जो भी कंप्यूटर साइंस के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सारे जो हैं हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रिंसिपल एंड द मेथड्स, जो सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, वो सब भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ मेथड लिखे हुए हो, जैसे आप पहला देख सकते हो एब्स्ट्रैक्शन लिखा हुआ है, प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स लिखा हुआ है,
डाटा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, एल्गोरिथम लिखा हुआ है, कोकरेंसी एंड सिंक्रोनाइजेशन लिखा हुआ है, मॉडलिंग एंड सिमुलेशन लिखा हुआ है, मल्टी थ्रेडिंग, पैरेलल एंड डिस्टर्ब कंप्यूटिंग फॉर हाई परफॉर्मेंसेस लिखा हुआ है, जिसको हम लोग HPC बोल देते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हमारी कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स में आ जाती हैं, कंप्यूटर साइंस कॉन्सेप्ट में ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी। से आप इस क्वेश्चन से आप एक चीज़ पूरी से जान सकते हो कि ये जो हमारा जो भी मॉडल बना हुआ है, इसी बेस्ड हम लोग कैलकुलेशन भी बनाते हैं, और कैलकुलेशन बेस्ड ही हमारा एक प्रोग्राम सेट होता है, जिसपे आप अगर आपने प्रोग्राम्स लिखे होंगे तो आपको पता होगा कि हमको जो भी पहले बनाना होता है, हमें एक कॉन्सेप्ट लगाना होता है कि स्टार्टिंग कैसे होगी। कि सपोज़ मान लो आपको प्राइम नंबर्स का प्रोग्राम लिखना है या कोई भी और प्रोग्राम लिखना है, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट ज़रूर होता है, उस कॉन्सेप्ट को हमको ज़रूर लिखना पड़ता है, वही हमारा कॉन्सेप्चुअल हो जाता है यहाँ पे। इसी को हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल मॉडल। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन भी बोल दिया गया है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो चार्ट भी बना हुआ है, जैसे आप देख सकते हो रियल वर्ल्ड अगर लेवल देखते हैं तो रियल सिस्टम पे ही बेस्ड है। जैसे रियल लॉजिक्स तो जो हम लोग लगा सकते हैं, जो हम लोग देखते हैं नॉर्मली, उससे अगर लॉजिक कोई रिलेट हो जाता है उसको लगा सकते हैं। और अगर एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे आ जाते हैं हम लोग अपने, तो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे पहला है हमारा कॉन्सेप्चुअल मॉडल। मतलब कॉन्सेप्चुअल मॉडल मतलब एक तरीके से जो भी कॉन्सेप्ट लगे हो या थ्योरीज जो बनी हो, साइंस में हो या फिजिक्स में हो या मैथ्स में, मोस्टली जो थ्योरीज हो, जैसे प्राइम नंबर की है कि जो अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं वो सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। इसी तरह के जो कॉन्सेप्चुअल जो सारे हैं उसको हम लगा के एक बना सकते हैं। फिर हमारा है मैथमेटिकल मॉडल्स। मैथमेटिकल मॉडल्स में जैसे आप फॉर्मूले लगा सकते हो, SI आपको निकालना है या CI निकालना है, उसका फॉर्मूला आपने डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर अपने प्रोग्राम के अंदर पुट कर दिया, उससे आपकी वैल्यू आ गई या आपका प्रोग्राम सेट हो गया। उसके बाद हमारा है कंप्यूटेशन मॉडल। कंप्यूटेशन मॉडल का मतलब ये है कि जब आप ये दोनों सेट कर लोगे, ये दोनों चीज़ों को, तो हमारा जो है ये कंप्यूटेशन मॉडल तैयार हो जाएगा। इसी चीज़ को बोला है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, अ कंप्यूटेशन मॉडल इज़ अ कंप्यूटर मॉडल दैट इम्प्लीमेंट्स द सोल्यूशन टू अ साइंटिफिक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अब जहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया इन्होंने कि जो भी हमारा सोल्यूशन बनेगा कंप्यूटेशनल, वो जो है एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा, सोल्यूशन होगा साइंटिफिक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स होंगी हमारी साइंटिफिक, उसमें हम लोग डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इट यूजुअली रिक्वायर्स अ मैथमेटिकल मॉडल और रिप्रेजेंटेशन दैट हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड फॉर द प्रॉब्लम्स। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया है कि ये मैथमेटिकल मॉडल पे होता है रिप्रेजेंट करने के लिए, और फॉर्मूले से जो है हम लोग अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं। जैसे क्या है हमारा, द सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ्टन रिक्वायर्स हाई परफॉर्मेंसेज कंप्यूटिंग, जिसको हम लोग HPC भी बोल देते हैं, कि हमारे जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके अंदर HPC बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब हाई इम्प्लीमेंटेशन पावर ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे हमारे प्रोग्राम्स को जल्दी रन कर सकें वो। इसीलिए हमारे जो कंप्यूटर की जो जनरेशन्स बनी हुई है, जैसे हमारी जो पहली जनरेशन थी, तीसरी जनरेशन तक की जो स्पीड थी कंप्यूटर की काफ़ी कम थी। उसके बाद जब हमारे 4th जनरेशन या 5th जनरेशन कंप्यूटर आया, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए हमारी लैंग्वेज भी काफ़ी इंप्रूव हो गई। और यहाँ पे जो हम लोग पढ़ते हैं, ये पाइथन एक तरीके से हाई लेवल लैंग्वेज में ही आती है, जो डेवलपिंग मोस्ट जो एक तरीके से अगर हम पाइथन को बोले तो काफ़ी ईजी लैंग्वेज भी है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये काफ़ी हाई लेवल लैंग्वेज में आती है, कि आप इससे सॉफ्टवेयर को, ऐप्स को या कोई भी अलग वेबसाइट्स को कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और काफ़ी सेफ एंड सिक्योर रहती है। अब हम लोग देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, व्हाट डज कॉन्सेप्चुअल साइंस इन्वॉल्व्स? रीजनिंग अबाउट कंप्यूटर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब यहाँ पे पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है, रीजनिंग अबाउट कंप्यूटर प्रॉब्लम सॉल्विंग। कंप्यूटर की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए जो भी रीजनिंग लगाई जाती है, उसके लिए हमारा कंप्यूटेशनल साइंस हो गया। सेकंड क्या है, द प्रॉब्लम डोमेन इज मल्टी डिसिप्लिनरी हमारा जो होता है डोमेन जो भी होता है वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी होता है। थर्ड पॉइंट हमारा जो बन रहा है, द एबिलिटी टू डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम एंड इफ पॉसिबल डिज़ाइन अ सोल्यूशन दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन अ कंप्यूटर। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो हमारा लिखा हुआ है ये काफ़ी मेन है, जैसे आप देख सकते हो, द एबिलिटी टू डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट। अब हमको सबसे पहले देखना होता है कि रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है हमको। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, या हमें किस बेस पे प्रोग्राम लिखना है या सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना है। एंड द प्रॉब्लम्स इफ़ पॉसिबल डिज़ाइन द सोल्यूशन, और हमको जो अभी सोल्यूशन बनाना है वो हमारे प्रॉब्लम बेस्ड ही बनाना है, और वो सोल्यूशन बनाना है जो हमारे कंप्यूटर पे इजीली इम्प्लीमेंट हो सके। मतलब हमें जो भी प्रोग्राम लिखना है वो हमारे कंप्यूटर को सीधे समझ में आना चाहिए। ऐसा हमें कुछ भी नहीं लिख देना है या कोई भी प्रोग्राम नहीं लिख देना है कि हमें तो वो समझ में आ रहा है और हमें नॉर्मल में भी समझ में आ रहा है कि हाँ ऐसा लिखा हुआ है, ये इसका मतलब है,
बट वो चीज़ कंप्यूटर में भी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। ऐसा प्रोग्राम हमको अपने प्रोग्राम को सेट करना होता है और लिखना होता है। यहाँ पे अगर हम फोर्थ पॉइंट अपना देखते हैं तो हमारा है डेवलपिंग कंप्यूटेशनल मॉडल नीड्स द एप्लीकेशन ऑफ अ कंप्यूटर साइंस प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड्स। अब यहाँ पे लिखा भी हुआ डायरेक्ट की जो है कि हमको क्या क्या चीज़ चाहिए होती है, एप्लीकेशन ऑफ अ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का कोई एप्लीकेशन चाहिए होता है, प्रिंसिपल्स चाहिए होते हैं, कॉन्सेप्ट चाहिए होते हैं, मेथड चाहिए होते हैं। मतलब 4 चीज़ें हमको ज़्यादा ज़रूरी होती है अपने कंप्यूटेशनल साइंस को जो हमें या प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी एग्ज़ामों में अगर आप पहले भी कंप्यूटर स्ट्रीम से हो गए तो काफ़ी बार पूछा जाता है ये, और बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको बोल सकते हो आप कि आपके एग्ज़ाम में ये मिलने के 100% चांसेस हैं। क्वेश्चन है ये है, व्हाट डू यू मीन बाय एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम आपने वर्ड तो पहले भी सुना होगा और आपने प्रोग्राम्स भी लिखे ही होंगे, और नहीं लिखे हुए तो आप पहले समझ लो कि एल्गोरिथम होता क्या है। एल्गोरिथम को अगर हम लोग देखते हैं तो एल्गोरिथम एक तरीके से अ प्रोसेस और सेट ऑफ रूल्स टू बी फॉलोड इन अ कैलकुलेशन और अदर प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑपरेशंस। आप यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट बता दिया हमको एक चीज़ कि एक तरीके से सेट ऑफ रूल्स होते हैं कैलकुलेशन के या अदर कोई भी मेथड के जो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं या सॉल्विंग ऑपरेशंस को डिज़ाइन कर देते हैं। जैसे क्या है हमारा, जैसे मान लो आपको प्राइम नंबर का बनाना हो गया, इवन ऑड का बनाना हो गया, और लीप ईयर का बनाना हो गया, या कुछ डेज़ का बनाना हो गया, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए और आपका प्रोग्राम डिज़ाइन हो जाएगा। और उसी प्रोग्राम बेस्ड डिज़ाइन पे हमारा सिस्टम वर्क भी करता है। जैसे आपको पता भी है कि हमारा जो 5th जनरेशन कंप्यूटर जो भी हमारे आ रहे हैं वो सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन पे ही बेस्ड हैं। वो सारे कंप्यूटर जितने भी आ रहे हैं सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन पे, उन पे आप 0.1% भी मिस्टेक नहीं देख सकते हो। अगर आपने बोला 0.1 mm पे कट करना है तो वो 0.1 mm पे ही कट करेगा। तो इस तरीके से इसकी एक्यूरेसी रहती है, और इसीलिए इसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी है क्योंकि इसमें हम लोग को पूरे मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाने होते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस का मतलब ये नहीं कि हाँ आपको पूरी मैथ्स पढ़नी होगी, हाँ नॉर्मल सी मैथ्स जैसे SI हो गया, CI हो गया, नॉर्मल फॉर्मूले पता होने चाहिए हम लोग को। ये सारे कॉन्सेप्ट्स एक तरीके से मोटे कॉन्सेप्ट जो होते हैं नॉर्मल सबको पता होते हैं। अगर आपको नहीं पता होंगे तो आप प्रोग्राम्स को बनाते बनाते सीख भी जाओगे, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो आप अभी खाली थ्योरी को थोड़ा समझ लो, प्रोग्राम को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए कि हाँ मैं प्रोग्राम्स नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं प्रोग्राम्स भी आपको बता दूंगा। उन्हीं प्रोग्राम्स को अगर आप रट के चले जाते हो या याद करके चले जाते हो तो आपके क्वेश्चंस उसमें से काफ़ी ज़्यादा हद तक की क्लियर हो जाएंगे। और आपकी जो थ्योरी मैं बता रहा हूँ ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, मैंने इसको खुद ही सर्च किया है, खुद ही थोड़ा पढ़ा भी है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं कहीं से आपको ऐसे ही नहीं बता दे रहा हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन आप मार्क कर लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरे क्वेश्चंस को आप पूरे तरीके से रिलाय होकर पढ़ सकते हो, और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ वही कॉन्सेप्ट या वही क्वेश्चंस बताऊँ जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हों। क्योंकि जैसा आपको भी पता है कि हाँ यूपी में जो है पेपर को अभी पोस्टपोन कर दिया गया है, पर बाकी स्टेट्स में ओ लेवल का पेपर अभी होना है। तो जो डेट्स पे जो भी डेट थी, जैसे 23 से शुरू होने थे पेपर, तो वो सारे पेपर उसी डेट पे ही बेस्ड है। डेट शीट आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप हमारे साइट टेलीग्राम के ग्रुप में चले जाना, आपके वहाँ पे डेट शीट मिल जाएगी। वहाँ पे मैंने डेट शीट डाल दी है, आप ये सब चीज़ें देख सकते हो, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। बट अगर मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ बोलूँ कि हाँ प्रोग्राम्स पे ज़्यादा फोकस करना, पाइथन में थ्योरी आएगी, और थ्योरी जितनी मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ उन्हीं में से आएगी, कुछ अलग से और थ्योरी नहीं आएगी। मैं इस बात की गारंटी से बोल सकता हूँ कि मैं अगर आपको 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन के थ्योरी के बता रहा हूँ तो उन्हीं में से आपको 5, 6, 7, 8 जो भी क्वेश्चन मिलेंगे उन्हीं क्वेश्चन में से ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अगर आप पूरी किताब खोल के बैठोगे पाइथन की तो आपको बहुत सारी थ्योरी मिलेगी। तो मैं यहाँ पे आपका एक थोड़ा सा काम आसान कर सकता हूँ यहाँ पे ये कि आपको थ्योरी सेलेक्टेड थ्योरी पढ़नी होगी, मैं ये कह सकता हूँ। और प्रोग्राम्स का भी मैं आपको बता दूँ कि हाँ मैं सेलेक्टेड प्रोग्राम्स को आपको बता दूंगा, मैं बता के लिख भी दूंगा कि आपको ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स को याद करना है। अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक की तो उसको आपको टेंशन नहीं लेना है, आप सिर्फ उन प्रोग्राम्स को 2 से 3 बार लिख लोगे अगर कॉपी में तो आपको याद हो जाएगा। वही प्रोग्राम्स अपने एग्ज़ाम में आप ईजिली लिख सकते हो। क्योंकि अब जैसे पता भी है कि हाँ पाइथन का जो भी पेपर जो हमारा बनना है ये न्यू सिलेबस पे बेस्ड है, और प्रीवियसली जो है पाइथन का कोई पेपर अभी तक सितंबर 21 में जो पेपर हुए थे उसमें भी जो हमारे पाइथन का पेपर नहीं हुआ था। तो इसलिए लोगों को नहीं पता है कि पाइथन का पेपर कैसे आएगा या किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैंने जो पहले पढ़ा हुआ है मैं उसी रिगार्डिंग आपको बता रहा हूँ।
कि हाँ पाइथन का पेपर ऐसे आ सकता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप मेरे क्वेश्चन पर रिलाई कर सकते हो और अच्छी तरीके से आपकी तैयारी हो सकती है अगर आप सिर्फ मेरे नोट्स को यही, अगर आप मेरी वीडियोस को ही देख के 2 से 3 बार देख के खुद के नोट्स हल्का से बना के अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहो तो आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। मैं इस बात को बोल सकता हूँ, बार बार बोल सकता हूँ कि आप मेरे नोट्स पे पूरी तरीके से रिलाई कर सकते हो, बिना टेंशन फ्री होके, पूरी तरीके से टेंशन फ्री होके आप मेरे नोट्स को आप पढ़ो और कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ। थोड़ा ज़्यादा बोल दिया मैंने, आपका टाइम वेस्ट हो गया, उसके लिए मैं बोल सकता हूँ सॉरी, बट बताना ज़रूरी था क्योंकि मैं आपको फालतू की चीज़ें कोई नहीं बता रहा हूँ, मैं सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आपको बताने की कोशिश करता हूँ और मैं खुद चाहता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। थोड़ा सा अगर आपको लगा हो कि हाँ टाइम वेस्ट हुआ है तो उसके लिए सॉरी, बट मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको कोई भी फालतू की चीज़ बोली है। अब आ जाते हैं वापस से अपने आंसर पे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देयरफॉर एल्गोरिथम रेफर्स टू अ सेट ऑफ रूल्स। अब यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया इन्होंने, एल्गोरिथम जो भी हमारी है वो सेट ऑफ रूल्स पे ही है और या तो उसको हम बोल सकते हैं इंस्ट्रक्शन पे ही बेस्ड है। उसमें अब सीधी सी बात है, हम लोग को इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। दैट सेट बाय सेट डिफाइंस हाउ अ वर्क इज टू बी एग्जीक्यूटेड अपॉन इन ऑर्डर टू गेट एन एक्सपेक्टेड रिजल्ट। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि एल्गोरिथम जो होती है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करती है और हमें जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है वो मिल जाता है। आगे देख लेते हैं हम लोग। इट कैन बी अंडरस्टूड बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ कुकिंग अ न्यू रेसिपी। अब जैसे यहाँ पे आप डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख सकते हो कि न्यू रेसिपी आपको बनानी है, तो कुक अ न्यू रेसिपी, वन रीड्स द इंस्ट्रक्शन एंड सेट बाय सेट एग्जीक्यूट देम वन बाय वन। अब जैसे आपको मान लो हमने आपको कोई रेसिपी की बुक मिल गई है या कोई आपको शीट दे दी है मैंने, उसमें लिखा हो या किसी कुक ने दे दी हो आपको कि आपको ये इसी तरीके से बनाना है, पूरा प्रोसेस अगर उसमें लिखा हो, तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो तो आपकी रेसिपी काफ़ी हद तक की बहुत अच्छी बन जाएगी अगर आपने पूरी तरीके से इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया होगा। और अगर आप यहाँ पे कंप्यूटर की बात करते हो तो कंप्यूटर तो पूरी तरीके से आपके ही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। अगर आपके इंस्ट्रक्शंस 100% सही है तो वो आपको 100% रिजल्ट भी देगा। तो उस तरीके से अगर हम अपने प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करते हैं अच्छे तरीके से तो हमें 100% रिजल्ट मिलेगा। और प्रोग्रामिंग अगर आप समझ सकते हो तो ये सब बोल सकते हैं कि आपको, हम अगर छोटी सी लैंग्वेज बोलूँ कि अगर आप मान लो ये एक स्टेप कोई लिखा है 1 स्टेप, तो पहले ये प्रोसेस होगा, देन आपका ये 2nd स्टेप प्रोसेस होगा, देन आपका 3rd स्टेप प्रोसेस होगा और ये उसी सीक्वेंस में प्रोसेस होगा जैसे जैसे आपने बनाए होंगे और सारे प्रोसेस होंगे और 100% एक्यूरेसी के साथ प्रोसेस होंगे। इसलिए कंप्यूटर में मिस्टेक होना एक तरीके से इम्पॉसिबल बोल सकते हैं हम लोग। आगे हम लोग देख लेते हैं, जैसे द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड द न्यू डिश कुक्ड परफेक्टली। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट इन्होंने वही चीज़ लिखी है कि जो भी रिजल्ट आएगा हमारा वो 100% आएगा और जो भी डिश हमारी होगी वो परफेक्टली होगी। सिमिलरली एल्गोरिथम हेल्प अस टू डू अ टास्क इन प्रोग्रामिंग टू सेट एक्सपेक्टेड आउटपुट। अब यहाँ पे वही चीज़ है, अगर हम लोग उस एल्गोरिथम को सही तरीके से सेट करते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम होगा और जो हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट की जो भी हमें चाहिए होगा आउटपुट, वो पूरी तरीके से हमें वही मिलेगा। आगे हम लोग जैसे देख लेते हैं यहाँ पे, द एल्गोरिथम डिज़ाइंड आर लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। अब जो भी हमारी एल्गोरिथम बनती है वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होती है। अब ये हम नहीं बोल सकते हैं कि हमारी कोई लैंग्वेज डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग होती है। दैट इज़ दे आर जस्ट प्लेन इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय एनी लैंग्वेज। अब इसमें क्या है, इसमें आप किसी भी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो और वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, यट आउटपुट विल बी सेम एज एक्सपेक्टेड। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ, आप किसी भी लैंग्वेज में अपने इंस्ट्रक्शंस को आप दे सकते हो और आपके जो भी आउटपुट होंगे वो सेम होंगे जैसे आप जो आउटपुट चाहते हो या जो भी आपके इंस्ट्रक्शन से आउटपुट आ रहा होगा। अगर आपके इनपुट सही होंगे, सारे इंस्ट्रक्शन सही होंगे, तो आपका आउटपुट भी वही आएगा जो आप चाहते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है, ये क्या बोल रहा है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम। जैसे अभी ऊपर हम लोग ने क्या देखा, व्हाट इज एल्गोरिथम। अब हम लोग देख लेते हैं एल्गोरिथम के कैरेक्टर्स क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा जो लिखा हुआ है, क्लियर एंड अनएम्बिगुइस, जिसको मैंने अभी ऊपर पहले क्वेश्चन में लोग ने समझा भी है कि हमें जो भी इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं वो हमारे क्लियर होने चाहिए, हमको प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए, हमें क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से ही रिलेटेड हमें जो है अपने प्रोग्राम को सेट करना होता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी, क्लियर एंड अनएम्बिगुइस, मतलब हमें जो भी एल्गोरिथम्स लिखनी है वो डायरेक्ट लिखनी है, मतलब पूरी तरीके से स्पष्ट होनी चाहिए और कंप्यूटर को पूरी तरीके से पता होना चाहिए कि हाँ यूज़र क्या इंस्ट्रक्शन हमको दे रहा है। कोई भी रिपीटेड लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए या कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए जो हम लोग को नॉर्मल तो समझ में आता है बट
कंप्यूटर उस चीज़ को ना समझ पाए, या कोई भी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं हम यूज़ करनी है, हम लोग को डायरेक्ट लैंग्वेज यूज़ करनी है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या लिखा हुआ है, वेल डिफाइंड इनपुट। और हम लोग को जो भी इनपुट देना होता है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। मतलब इफ़ एन एल्गोरिथम सेज टेक इनपुट, इट शुड बी वेल डिफाइंड इनपुट। अब जो भी इनपुट हमको देना है वो वेल डिफाइंड, मतलब पूरा प्रॉपर इनपुट देना है, एंड वेल डिफाइंड आउटपुट भी होना चाहिए। मतलब हमको जो भी आउटपुट लेना है हमको पता होना चाहिए कि हमको यही आउटपुट लेना है, तो उसी तरीके के हमें एल्गोरिथम को लिखना होता है। नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है पॉइंट, हमारा फिटनेस। फिटनेस क्या है, द एल्गोरिथम मस्ट बी फिट, दैट इज इट शुड नॉट एंड अप विद एन इनफाइनाइट लूप और सिमिलर। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है आप समझ लो थोड़ा सा। फिटनेस का मतलब क्या है, फिटनेस का मतलब एक छोटा सा ही पॉइंट है सिर्फ, कि इनफाइनाइट लूप, जैसे मान लीजिए कुछ आपने कॉन्सेप्ट लगा दिया और वो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा। जैसे आपको कैलकुलेट करने को बोल दिया कि आप कैलकुलेट करो नंबर ऑफ़ स्टार्स। अब नंबर ऑफ़ स्टार्स का कॉन्सेप्ट एक तरीके से, जो ये चीज़ हम लोग एक तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, अगर सेट्स के फॉर्म में पढ़ते हैं तो इसलिए हमारा जो है इनफाइनाइट में चला जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टार्स को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, या कोई और चीज़ें, ऐसी कोई चीज़ जिसको हम लोग फाइनाइट इनफाइनाइट वे में नहीं कैलकुलेट कर सकते। नंबर्स को हम लोग इनफाइनाइट बोल सकते हैं क्योंकि उसका कोई लिमिट नहीं है। जिस चीज़ की कोई लिमिट ना हो तो उस चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं कि फिटनेस। मतलब हम लोग को अपने फिटनेस पे ध्यान रखना है कि हमारा जो कंप्यूटर, जो भी हम लोग प्रोग्राम या एल्गोरिथम लिख रहे हैं वो फाइनाइट वे में ही होनी चाहिए। मतलब हमको फाइनाइट ही सिस्टम पे लिखना है, फाइनाइट ही कॉन्सेप्ट्स लगाने हैं। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा देना है जो इनफाइनाइट वे में चला जाए, जिससे आपका सिस्टम एरर दे दे, या ऐसा कुछ भी नहीं लगा देना जो हमें सिमिलर आउटपुट देता चला जाए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है ये हमारा है फेसिबल। फेसिबल का मतलब यहाँ पे क्या है आप देख सकते हैं, द एल्गोरिथम मस्ट बी सिमिलर, जेनिक एंड प्रैक्टिकल। सिंपल होनी चाहिए, जेनिक होनी चाहिए, जेनरिक होनी चाहिए एंड प्रैक्टिकल होनी चाहिए। सिंपल का मतलब क्या है, नॉर्मल होनी चाहिए एकदम, कि जिसको कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सके और उसको डिकोड कर सके। जेनरिक होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, मतलब जो नॉर्मल लाइफ में हम लोग को पता होना चाहिए वही कॉन्सेप्ट लगने चाहिए, और प्रैक्टिकली पॉसिबल कॉन्सेप्ट्स ही लगे होने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम लोग खुद ही कॉन्सेप्ट कोई बना ले और खुद ही उसको हम अप्लाई करने की सोचे कंप्यूटर पे, तो वो कंप्यूटर अप्लाई नहीं कर सकता। कंप्यूटर सिर्फ वही कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेगा या वही इंस्ट्रक्शन को समझ सकता है या मशीन समझ सकती है जो पॉसिबल होंगे या प्रैक्टिकली पॉसिबल होंगे। ऐसा कुछ नहीं करेगा ये जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो, सच दैट इट कैन बी एग्जीक्यूटेड अपॉन एन अवेलेबल रिसोर्सेज। और दूसरी चीज़ ये हमारे पास जो मेन पॉइंट है कि जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे उसी के ही आउटपुट, उसी पे ही डिपेंडेंट होगा इसका आउटपुट भी। सपोज़ आपने कोई भी इंस्ट्रक्शंस दे दिए और या प्रोग्राम लिख दिया, और अगर आपने ऐसा कुछ लिख दिया है जो आपके सिस्टम में वो चीज़ है ही नहीं, तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इट मस्ट नॉट कंटेन सम फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ और एनीथिंग। यहाँ पे अगर आप जो भी प्रोग्राम आपको लिखना है वो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ बेस नहीं लिख देना है कि आप सपोज़ करो कि आप फ्यूचर में सोचो कि हाँ ये प्रोग्राम फ्यूचर में होगा, तो उस प्रोग्राम बेस्ड पे आप कोई भी प्रोग्राम को डिज़ाइन नहीं कर सकते। या अगर आप देखोगे भी, जैसे हमारा सिस्टम ही, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे हमारा फ़ोन होता है, फ़ोन में जैसे जैसे टाइम होता है उस अपडेट आना शुरू हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता है कि हाँ हमें एक साथ ही सारी अपडेट्स मिल जाएँ। ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि जैसे सपोज़ करो आपने पहले एक प्रोग्राम को डिज़ाइन किया, आपने पता चल गया कि हमने ये कंप्लीट कर लिया, अब आप देखते हो कि हाँ हमको नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसी रिक्वायरमेंट पे ही बेस्ड आप नए अपडेट को डिज़ाइन करते हो, ये नए प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि हाँ डायरेक्ट आज बैठ के 10 साल बाद का प्रोग्राम को डिज़ाइन करके अपने फ़ोन पे एग्जीक्यूट करवा लो। ये चीज़ को हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमको एक स्टेप्स को फॉलो करना होता है कि हाँ इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये सारे स्टेप्स पे ही फॉलो करना। सपोज़ करो आप स्टेयर्स चढ़ रहे हो, सबसे पहले 1 चढ़ोगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे ऊपर आप जाते जाओगे। आप ये नहीं कर सकते कि आपने सबसे पहले लैडर पे पैर रख दिया फिर सीधे आप टॉप पे चले गए, आप ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी तरीके से हमारा प्रोग्राम्स भी है और हमारी टेक्नोलॉजीज़ भी इसी पे डिपेंडेंट है कि आप स्टेप बाय स्टेप ही एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर आप देखो भी तो हमारे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में भी यही चीज़ देखी गई है कि पहले हम लोग टेस्ट वैक्यूम ट्यूब्स में वर्क करते थे, उसके बाद हमारे अलग चीज़ें आई, फिर अलग चीज़ें प्रोसेसर्स आ गए, फिर कई चीज़ें आ गई। आप अगर हाँ एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक की मेरी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है, M2 या M1 की वीडियोस को, तो आप उनको देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और उसमें भी मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही डिज़ाइन किया है और बताया मैंने आपको, आप उनको भी देख सकते हो अगर आप चाहो तो। आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। आपके एग्ज़ाम्स जैसे पता है मुझे 23 से शुरू होने वाले हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो,
और आप उसको अगर आप देख लेते हो तो ये मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि उन क्वेश्चंस में से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस 100% मिलेंगे। और अगर मैंने उसमें 5 क्वेश्चन बताया तो उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ। अब आ जाते हैं हम लोग वापस से अपने पॉइंट्स पे। यहाँ पे लिखा हुआ है लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, एन एल्गोरिथम डिज़ाइन मस्ट बी लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, दैट इज इट मस्ट बी जस्ट प्लेन इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन एनी लैंग्वेज। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होती है मतलब कोई भी आप लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, और एक तरीके से सिंपल यूज होनी चाहिए। और किसी भी लैंग्वेज में यूज़ करो, आपका जो भी आउटपुट होगा वो आपके एक्सपेक्टेड फॉर्म में ही आएगा। जैसे मैम हमने इस चीज़ को डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं हम लोग अभी। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया कि हमारे एल्गोरिथम क्या होती है, कैरेक्टर्स भी पढ़ लिए हमने। अब आ जाता है कि एल्गोरिथम को हम लोग डिज़ाइन कैसे करते हैं या एल्गोरिथम सेट कैसे करते हैं, ये सबसे मेन। अब जैसे मैंने आपको पहले बोला कि हाँ हम लोग आगे पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, आप उसकी टेंशन मत लो। अगर आप सोच रहे हो कि मैं आपको थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए बोलना चाहिए, जिससे कि आपको भी बोर ना लगे और मुझे भी बोर ना लगे कि सीधे सीधे सिर्फ थ्योरी पढ़ दे रहा हूँ मैं और समझा दे रहा हूँ, समझाओ भी नहीं, तो वो चीज़ भी काफ़ी बोरिंग हो जाती है। मैं ऐसा नहीं चाहता कि हाँ जो भी देख रहा हो इस वीडियो को या जो भी सुन रहा हो या जो भी अभी आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोग को भी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए कि हाँ कि सिर्फ पढ़ाए जा रहे हैं, बोर हो जाता है काफ़ी। इसलिए थोड़ा सा बात करते रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मैं ऐसे ही अपने टीचर से भी बोलता था कि सर आप ऐसे थोड़ा पढ़ाइए कि हम लोग को थोड़ा सिंपल फॉर्म में रहे। और मैं भी खुद भी जो भी याद करता था मैं सिंपल फॉर्म में ही याद करने की कोशिश करता था। मैं तो ट्रिक्स बना के याद करता था, वो आपको ट्रिक्स मैं अलग अलग वीडियोस में बताता रहूँगा कभी कभी, आप वो सब भी देखते रहना। बट अभी आपका मेन फोकस यहाँ पे है। तो अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बुक देखते हैं, हाउ टू डिज़ाइन एन एल्गोरिथम। अब यहाँ पे मेन पॉइंट आ जाता है कि हम लोग एल्गोरिथम को डिज़ाइन कैसे करेंगे। सबसे पहला है हमारा प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज टू बी सॉल्व बाय दिस एल्गोरिथम। अब सीधे सीधे एक जो बोल सकते हैं हम लोग को पॉइंट या लाइन जो बोली जाती है, अगर आप लोगों ने सुपर 30 मूवी भी देखी होगी तो उसमें भी बोला गया, समस्या ही आविष्कार की जननी है। जब तक आपको समस्या नहीं मिलेगी तब तक आप किसी नई चीज़ पे काम नहीं करोगे। तो उसी तरीके से हमारा यहाँ पे एल्गोरिथम भी सेट होता है कि हमको एक प्रॉब्लम दे दिया जाता है, उसी को ही सॉल्व करने के लिए हम लोग को कुछ सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स को एक साथ लगाना होता है और उसको सॉल्यूशन में प्रेजेंट कर देना होता है, और वही हमारा उसी से हमारा आउटपुट आ जाता है। जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट ही यहाँ पे देखो आप लिखा हुआ है, द प्रॉब्लम्स दैट इज़ टू बी सॉल्व बाय दिस एल्गोरिथम। वही चीज़ यहाँ पे लिखी जो मैंने आपको बताई कि जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं होगी तब तक आप जो है कोई भी सोल्यूशन को फाइंड नहीं करोगे। जैसे आप कभी आप देख रहे हो कि आपका एग्ज़ाम है 23 को, और अगर आपने पढ़ा होता थोड़ा, हाँ आपने पढ़ा होगा, मैं नहीं कहता हूँ कि आपने नहीं पढ़ा होगा, बट आपने जैसे उस लेवल पे नहीं पढ़ा होगा कि कोरोना की वजह से क्लासेस नहीं चल रही थी, और अभी यहाँ पे क्या है आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप नेट पे या ऑनलाइन वीडियोस को सर्च कर रहे हो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए सर्च कर रहे हो। तो इसीलिए सीरीज़ भी लाई गई थी, मैंने लाई थी कि हाँ समस्या आप लोगों को हो रही थी, और आप लोग कमेंट्स में डिमांड भी कर रहे थे कि M3 की वीडियोस या M4 की वीडियोस आप बता दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। तो इस तरीके से ये भी एक समस्या ही है और इसको ही मैंने प्रॉब्लम सोल्यूशन निकालने के लिए ये वीडियोस ला रहा हूँ। तो उसी तरीके से यहाँ पे आप एल्गोरिथम को भी देख सकते हो, छोटा सा ये। और आप अगर आप नॉर्मल लाइफ में भी देखोगे, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कोई ना कोई कोशिश ज़रूर करते हो कि आप उसका सोल्यूशन ज़रूर निकाल लो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूर होता है। तो अगर आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसको लेके आप डिमोटिवेट मत होना कि हाँ आपको इस प्रॉब्लम से नहीं निकल सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं बनी दुनिया में जिसका सोल्यूशन ना हो। तो अब आ जाते हैं हम लोगों ने पॉइंट पे वापस से। सेकंड पॉइंट हमारा जो लिखा हुआ है, द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम दैट मस्ट बी कंसीडर्ड वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे मेन चीज़ आ रही है कि जो भी प्रॉब्लम्स हो हैं हमको, या जो भी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लोग ढूंढ रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को हमको एक तरीके से याद रखते हुए या मद्देनज़र रखते हुए अपने सॉल्यूशन को डिज़ाइन करना होता है, अपने सॉल्यूशन को या प्रोग्राम को डिज़ाइन करना होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा ये है, वो क्या है, द इनपुट टू बी टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अब क्या है, जो इनपुट जो भी होने चाहिए वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होने चाहिए, और आउटपुट वही होना चाहिए जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके।
द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज टू बी गिवन इन कॉन्ट्रेंट्स। जो भी हमारा सोल्यूशन होता है प्रॉब्लम का, उससे हमें जो भी समस्या हो या जो भी उसकी चीज़ें, जो भी अंदर की चीज़ें हो, वो सारी जो है सॉल्व हो जाए, ऐसा हमको एक सोल्यूशन लिखना पड़ता है। जैसे क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, देन एल्गोरिथम इज रिटन विद द हेल्प ऑफ अबव पैरामीटर्स एज सच एज फॉलोज। अब जहाँ पे जैसे आप एग्जाम्पल पे देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए प्रोग्राम को डिज़ाइन करना होता है। जैसे क्या है यहाँ पे देखो, कंसीडर द एग्जाम्पल एज देयर प्राइम प्रिंट द सम। अब हमको अगर सपोज करो कि किसी नंबर का सम प्रिंट करना है, तो पहले क्या है, प्री रिक्वायर्टीज हमारी क्या है, एज डिस्कस्ड अबव इन ऑर्डर टू राइट एन एल्गोरिथम इज प्री रिक्वायर्टीज टू बी फिल्ड। अब अगर पहला स्टेप 1 हमारा क्या है, जैसे अगर आप यहाँ देखोगे, सबसे पहले स्टेप में हमको क्या देखना होगा कि हमारे जो भी रिक्वायर्टीज़ हैं वो पूरी होनी चाहिए। अब रिक्वायर्टीज़ क्या क्या चीज़ें हैं पहले देख लेते हैं हम लोग। द प्रॉब्लम दैट इज टू बी सॉल्व बाय दिस एल्गोरिथम, ऐड 3 नंबर्स एंड प्रिंट देयर सम। अब हमें प्रॉब्लम क्या मिली हुई है, प्रॉब्लम हमें ये दे दिया गया है कि आपको जो नंबर्स हैं उनका सम आपको प्रिंट करवाना है। ठीक है, हमें प्रॉब्लम पता है हमारी। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं आप, द कंटेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम दैट मस्ट बी कंसीडर्ड बाय सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। अब कंटेंट्स का मतलब क्या है, जो हमें जो भी डिजिट्स मिलेंगी या कैरेक्टर्स मिलेंगे या जो भी वैल्यूज़ मिलेंगी, उन वैल्यूज़ को हमको अपने माइंड में सेट करके ही उसके बेस पे ही प्रोग्राम बनाना है। जैसे अभी यहाँ पे ऊपर हम लोग ने पढ़ा था, 2 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। पहला क्या है हमारी प्रॉब्लम, दूसरा क्या है कंटेंट्स, तीसरा क्या है हमारा, तीसरा पॉइंट हमारा क्या आ रहा है, वो आ रहा है इनपुट टू बी टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जो भी हम लोग भी नंबर्स लेंगे, उनको उन्हीं नंबर्स को लेके हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। मतलब जो आपने कोई भी प्रोग्राम बना दिया, अब उसमें हम कोई भी नंबर डाल देते हैं, 1 2 3 का अगर हम सम बोल देते हैं या 6 7 8 का सम बोल देते हैं, इन नंबर्स का सम अगर हमें निकालना हो तो हमारे इनपुट वैल्यूज़ हैं वो ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद क्या है हमारे पास, आउटपुट एक्सपेक्टेड होना चाहिए, मतलब जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही आउटपुट आना चाहिए, गलत आउटपुट नहीं आना चाहिए। लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज टू बी गिवन कॉन्ट्रेंट्स। गिवन कॉन्ट्रेंट्स का मतलब क्या है कि आप लोग जैसे यहाँ पे गिवन, सीधी सी बात है, अगर आप सम निकाल रहे हो तो सम में आपको नंबर्स की ही ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड चीज़ हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, सम बोल रहे हैं तो सम में हमें एडिशन की ज़रूरत पड़ेगी या प्लस ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी, उससे हम लोग सम कर सकते हैं। ये हमारे 5 स्टेप्स हैं या 5 पॉइंट्स हैं। अब स्टेप 2 देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, आप लोग को अपने एल्गोरिथम को डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, कैसे डिज़ाइन करेंगे वो देख लेते हैं। एल्गोरिथम टू बी ऐड 3 नंबर्स टू प्रिंट देयर सम। पहला पॉइंट हमारा क्या है, सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना होगा, यहाँ पे पहले लिखना है स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग को स्टार्ट लिख देना है। फिर क्या है, डिक्लेयर 3 इंटीजर्स वेरिएबल। उसके बाद क्या करना है, हमें 3 इंटीजर वेरिएबल्स को लिख देना है। मतलब इंटीजर वेरिएबल का मतलब होता है हमारे डिजिट्स या नंबर्स, इंटीजर का मतलब ही होता है नंबर्स। तो अब उसको जो है हमको डिक्लेयर कर देना है। जैसे आप इसको हम बोल सकते हैं कि हमको नंबर्स को एक प्लेस दे देनी है कि हाँ, num1 का मतलब क्या है, num2 का मतलब ये है, num3 का मतलब ये है, सारी चीज़ें हम लोग को डिक्लेयर कर देनी है। फिर क्या है, टेक द 3 नंबर्स टू बी एडेड एज इनपुट ऑफ वेरिएबल 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे क्या है, 3 नंबर्स को हमको ले लेना है, मतलब हमें कॉन्सेप्ट भी बता देना है कि 3 नंबर्स जो हमारे हैं ये ऐड होंगे। देन क्या है, डिक्लेयर द इंटीजर वेरिएबल सम एंड स्टोर द रिजल्ट। अब यहाँ पे आपने सपोज करो 1 2 3 का नंबर ले लिया आपने, बट आपको एक नंबर और चाहिए होगा जिसमें आप लोग अपने रिजल्ट को स्टोर करवाओगे। तो आपको एक वेरिएबल और लेना होगा जिसमें आप अपने रिजल्ट को स्टोर करवाओगे। तो यहाँ पे हमने 4 पॉइंट को समझ लिया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऐड द 3 नंबर्स एंड स्टोर द रिजल्ट इन वेरिएबल सम। अब वही चीज़ मैं अभी यहाँ पे बताई गई है कि आप जो भी नंबर्स हैं उनको ऐड करके एक अलग नंबर में स्टोर करवाइए रिजल्ट को। देन क्या है हमारे पास, प्रिंट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल सम। और उसके बाद क्या है, प्रिंट करा देना है हमारे रिजल्ट को, मतलब हमको प्रिंट कराना था, प्रिंट करना है। एंड द लास्ट स्टेप हमारा है प्रोग्राम को एंड कर देना, मतलब एल्गोरिथम हमें एंड कर देनी है। अगर हम इसको एंड नहीं लिखेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन होता चला जाएगा बार बार। और एक तरीके से बोल सकते हैं कि हमारा जो, जैसे हमने अभी आपको बताया था कि फिटनेस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, ये अगर आप एंड नहीं लगाओगे तो आपको प्रोग्राम कभी फिट ही नहीं होगा, तो वो इनफाइनाइट वे में चलता रहेगा। यहाँ पे स्टेप 3 की बात करते हैं, टेस्टिंग ऑफ एल्गोरिथम बाय इम्प्लीमेंटिंग इट। अब इम्प्लीमेंट करते हैं एल्गोरिथम को हम लोग, तो क्या है, 1 प्रॉब्लम मैनी सोल्यूशन। यहाँ पे पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि 1 प्रॉब्लम एंड मैनी सोल्यूशन। मतलब ऐसा क्या है कि
हमें जो भी एल्गोरिथम सेट करनी हो या मैथ्स का कॉन्सेप्ट देखना हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से आपके सारे क्वेश्चंस होंगे। आप चाहो तो अपने कॉन्सेप्ट को, अपने मेथड को डिज़ाइन करके कॉन्सेप्ट को लगा सकते हो, बट वो मेथड समझ में आना चाहिए, वो सही मेथड होना चाहिए। वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी है, द सोल्यूशन टू बी ऑफ एन एल्गोरिथम कैन बी और कैन नॉट बी मोर देन 1। या तो 1 हो सकता है और 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। इट मीन्स दैट वाइल इम्प्लीमेंटिंग द एल्गोरिथम देयर कैन बी मोर देन 1 मेथड टू बी इम्प्लीमेंटेड। अब इसका सीधा सीधा आंसर यही है कि जो भी हम एल्गोरिथम सेट कर रहे हैं या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, या जो भी कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, उसका कोई ना कोई और भी मेथड हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ आपने एक कॉन्सेप्ट लिख दिया और उसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता है। ये अगर आप ऐसा सोचते हो तो गलत है, क्योंकि एग्जाम्पल्स या मैथ्स में ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मैथ्स के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, मैथ बहुत ज़्यादा वास्ट है, और इसी तरीके से कंप्यूटर भी बहुत ज़्यादा वास्ट है। अब जैसे यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल इफ एन अबव प्रॉब्लम टू ऐड 3 नंबर्स द सम कैलकुलेटेड एज 3 वेज। जैसे पहला क्या है, हम लोग इसको कैलकुलेट करने के लिए प्लस ऑपरेटर लगा के यूज़ कर सकते थे। सेकंड हम क्या यूज़ कर सकते थे, बिटवाइज ऑपरेटर को यूज़ कर सकते थे। थर्ड हम क्या यूज़ कर सकते थे, डॉट एक्सेट्रा को यूज़ करके। ये तीनों ऑपरेशंस को यूज़ करके हम लोग सम को अपने, इस प्रॉब्लम को हम लोग अपने सॉल्व कर सकते थे। मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ जाता है हमारा, अभी तक हम लोगों ने एल्गोरिथम पढ़ लिया, अब एल्गोरिथम के बाद हमारा कॉन्सेप्ट आता है फ्लो चार्ट। अब आपको मैं पहले ही बता दूं थोड़ा सा कि एल्गोरिथम जो हमारी होती है, वो जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, वो एक तरीके से फ्लो चार्ट में ही डिज़ाइन होता है। इसी तरीके से, इसीलिए हम लोग जो है इसको फ्लो चार्ट भी पढ़ना ज़रूरी है। और ये भी एक तरीके से आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम्स में, जो स्कूल लेवल पे एग्ज़ाम होते हैं और जो कंपटीशन लेवल पे एग्ज़ाम होते हैं, उसमें डेफिनेशन या 1 वर्ड MCQ में जो है ये फ्लो चार्ट के बारे में पूछा ज़रूर जाता है। तो फ्लो चार्ट हम लोग देख लेते हैं। जैसे क्या है, अ फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। जैसे ये वही चीज़ लिखी है कि फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम काफ़ी एक दूसरे से मैच है और काफ़ी एक दूसरे से मैच कर जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या वजह से हमारा, प्रोग्राम्स ऑफ्टन यूज इज़ एट अ प्रोग्रामिंग प्लानिंग टूल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब प्रोग्रामर्स जो भी करते हैं वो अपने प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करते हैं और एक मेथड पे या प्रोग्रामिंग टूल पे ही जो है डिज़ाइन करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इट मेक यूज़ ऑफ सिम्बल्स विच कैन बी कनेक्टेड अमंग देम इंडिकेट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग। और इसके अंदर जो भी सिम्बल्स यूज़ किए जाते हैं, अभी अगर आप आगे देखोगे तो वो सारे जो भी सिम्बल्स होते हैं वो सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे जैसे हम लोग देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग फ्लो चार्ट ऑफ एन एल्गोरिथम इज नोन एज फ्लो चार्टिंग। अब जैसे आपके लिए MCQ में एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ फ्लो चार्टिंग। तो फ्लो चार्टिंग क्या होती है हमारी, द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अ फ्लो चार्ट ऑफ एन एल्गोरिथम इज नोन एज अ फ्लो चार्टिंग। अब अगर हम लोग सिम्बल्स देख लेते हैं तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन सिंबल क्या है, टर्मिनल। फर्स्ट हमारा क्या है, टर्मिनल। द ओवल सिंबल इंडिकेट्स स्टार्ट। अब जैसे आपने पहले भी ऊपर हम लोग प्रोग्राम भी देखा, उसमें पहला जो सिंबल आता है वो हमारा आता है स्टार्ट। स्टार्ट और एंड दो हमारे जो होते हैं वो ओवल शेप में होते हैं। ओवल का मतलब जैसे आप ऐसे देख सकते हो, एक तरीके से एग फॉर्म में या इस तरीके से हमारा जो बनता है वो स्टार्ट बनता है। इसमें हम लोग स्टार्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे बना भी हुआ है ये, इट जनरली यूज टू प्रोग्राम लॉजिक अंडर सम एरर कंडीशन। टर्मिनल इज द फर्स्ट एंड लास्ट सिंबल ऑफ अ फ्लो चार्ट। टर्मिनल क्या है, ये फर्स्ट और लास्ट सिंबल होता है फ्लो चार्ट का। नेक्स्ट हम देखते हैं इनपुट और आउटपुट। अगर हम लोग को कुछ इनपुट करना है या आउटपुट लेना है तो एक तरीके से हम लोग एक पैरेललोग्राम का सिंबल बनाते हैं। ये आप देख सकते हो पैरेललोग्राम बना हुआ है। पैरेललोग्राम मैथ का ही कॉन्सेप्ट होता है, आप उसको किसी और दिन समझ लें। अब जहाँ पे देख सकते हैं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर मैं आपको हर चीज़ को समझाता चला जाऊँगा तो काफ़ी आप लोग भी कहोगे कि सब सारी चीज़ें एक ही चीज़ में बता दे रहे हैं, तो काफ़ी हौच-पौच हो जाएगा। इसलिए मैं पैरेललोग्राम नहीं बता रहा हूँ कि पैरेललोग्राम क्या होता है। अब पैरेललोग्राम अगर आप देखते हो, अ पैरेललोग्राम डिनोट्स एनी फंक्शन ऑफ एन इनपुट आउटपुट टाइप। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस टेक इनपुट फ्रॉम द डिवाइस एंड डिस्प्ले आउटपुट इन द रिजल्ट्स। सीधे सीधे यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, सीधा सा एक पॉइंट है कि ये इनपुट लेता है और आउटपुट को डिवाइस पे शो कर देता है। थर्ड हमारा आता है प्रोसेसिंग बॉक्स। प्रोसेसिंग बॉक्स अगर आप देख रहे हो तो ये रेक्टेंगल शेप में बना हुआ है। इसके अंदर हम लोग सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस को करते हैं, जैसे हमारा एडिंग है, सब्ट्रैक्शन है
मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, सारे सिंबल्स को इसमें हम यूज़ कर सकते हैं और इसको हम लोग बोल देते हैं प्रोसेसिंग बॉक्स। देन हमारा आता है डिसीजन। डिसीजन का मतलब क्या है? डिसीजन पॉइंट, जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट लगाना होता है, जो भी ट्रिक्स लगानी होती हैं या जो भी रूल लगाना होता है वो आप यहीं पे लगाते हो। और यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि जैसे आपको वो बताना हो कि हाँ ये ट्रू है या फॉल्स है, इस तरह कंडीशन अगर आपको लगानी हो, डिसीजन देना हो, तो इस सिंबल का यूज़ करके हम लोग जो है देख सकते हो आप, ये थोड़ा सा ये सिंबल बना हुआ है आपका। देन आता है हमारा कनेक्टर। कनेक्टर क्या करता है? वेन एवर फ्लो चार्ट बिकम्स कॉम्प्लेक्स और इट स्प्रेड्स मोर देन वन पेज। अगर हमारा जो भी फ्लो चार्ट हम बना रहे हैं वो एक पेज से ज़्यादा का बन जाता है तो हमको यहाँ पे कनेक्टर का यूज़ करना पड़ता है, और ये कनेक्टर का सिंबल है। आप इसको यूज़ करके प्रोग्राम को डिज़ाइन कर सकते हो। प्रोग्राम्स हम लोग आगे भी देखेंगे तो उसमें आपको पता भी चलेगा कि इसका यूज़ कैसे करते हैं हम लोग। देन हमारा आता है फ्लो लाइन। फ्लो लाइन्स इंडिकेट द एक्सट्रैक्ट सीक्वेंस विच एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। फ्लो लाइन क्या है? मतलब फ्लो लाइन एक तरीके से इस तरीके से होता है कि आपको डायरेक्शन पता होता है कि हाँ इसी वे में हमारा जो प्रोग्राम रन करेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो लिखा भी हुआ है, एरर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ अ फ्लो कंट्रोल एंड रिलेशंस अमंग द डिफरेंट सिंबल ऑफ द फ्लो चार्ट। एक तरीके से बता देता है किस डायरेक्शन में प्रोग्राम को रन करवाना है। जैसे आप एग्जाम्पल एक देख सकते हो, ये पूरा एग्जाम्पल बना हुआ है। जैसे सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये हमारा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है स्टार्ट, जैसे मैंने आपको बताया ओवल शेप में होता है। देन हमारा आप ये देख रहे हो, ये क्या है? अगर आप अभी देखो, हम लोगों ने अभी पढ़ा है, ये है फ्लो लाइन। ये क्या है हमारी? इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? फ्लो लाइन। देन हमारा आ जाता है पैरेललोग्राम वाला, जो हमारा इनपुट सेक्शन होता है, इसमें हम लोग नंबर्स को इनपुट कर सकते हैं। देन हमें जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि नंबर 1 को इनपुट किया, 1 नंबर को इनपुट किया है। देन हमने सेकंड नंबर को इनपुट किया है। फिर यहाँ पे हमने डिसीजन दिया है। अब डिसीजन का मतलब क्या? डिसीजन बॉक्स से हमारा यहाँ पे ट्रू भी हो सकता है तो फॉल्स हो सकता है। अगर ट्रू हो जाता है तो हमने यहाँ पे हमारा जो है नंबर 1 प्रेजेंट हो जाएगा, और फॉल्स हो जाएगा तो नंबर 2 प्रेजेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर आप देखना चाहो तो क्या था ये? ड्रॉ फ्लो चार्ट टू इनपुट 2 नंबर्स, यूजर डिस्प्ले द लार्जेस्ट 2 नंबर्स। अब यहाँ पे लार्जर 1 नंबर बताना था तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। अब अगर यहाँ पे हमारा जो नंबर होगा, अगर नंबर 1 बड़ा होगा तो डिस्प्ले हो जाएगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये डिस्प्ले हो जाएगा। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यहाँ पे जैसे देख सकते हो फॉल्स कंडीशन हो जाती है तो नंबर 2 डिस्प्ले हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है ये है जो है हमारा ये कनेक्टर है, यहाँ पे कनेक्टर का यूज़ कर दिया गया है। इसके बाद हमारा जो है ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। एंड भी आप देख रहे हो स्टॉप लगा हुआ है लास्ट में, और ये प्रोग्राम हमारा यहाँ पे एंड। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं। जैसे हम लोग अभी तक ये सुनते चले आ रहे हैं, M2 में भी सुने हम लोग, M1 में भी सुनते चले आ रहे हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं कौन कौन सी और कितनी तरीके की हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग अब देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, क्वेश्चन हमारा क्या है? डिस्क्राइब ब्रीफली एक्सप्लेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हम लोग पूरी तरीके से सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इस क्वेश्चन में पढ़ लेंगे, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अ कंप्यूटर इज़ एन कंप्यूटेशनल डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रोसेस द डाटा अंडर अ कंट्रोल ऑफ एन कंप्यूटर प्रोग्राम। एक तरीके से जो डिवाइस है ये एक तरीके से प्रोसेस करती है डाटा अंडर अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ये कंप्यूटर प्रोग्राम पे ही जो है डाटा को प्रोसेस करती है। एक तरीके से जो कंप्यूटर हमारा है वो कंप्यूटर प्रोग्राम पे ही बेस्ड है। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, सेट ऑफ इंफॉर्मेशंस है, इसी को हम लोग बोल देते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो हमारा यहाँ पे पता चल रहा है हमको, वो क्या है? प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस अलॉन्ग विद डाटा व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? एक तरीके से सीक्वेंस है किसका? इंस्ट्रक्शंस का, और जो हमारा डाटा जो भी एग्जीक्यूट होगा उसका सीक्वेंस है। रॉ डाटा इज प्रोसेस्ड इनटू अ डिज़ायर्ड आउटपुट फॉर्मेट। हमारा जो भी डाटा होता है वो एक डिज़ायर्ड फॉर्मेट में जो है आउटपुट हो जाता है और प्रिंट हो जाता है। द कंप्यूटर प्रोग्राम आर रिटन इन एन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जो भी अब प्रोग्राम्स हमारे होते हैं वो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखे होते हैं। जैसे आप देख सकते हो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस होती है। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर नियरली ह्यूमन लैंग्वेजेस विच आर मोर कॉम्प्लेक्स देन द कंप्यूटर अनअंडरस्टैंडेबल। अब जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं
ये जो है एक तरीके से ह्यूमन लैंग्वेजेस होती हैं। क्यों ह्यूमन लैंग्वेज बोला जाता है? क्योंकि ये कंप्यूटर के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है इसको रीड करना या डिकोड करना। आगे क्या है, इस लैंग्वेज को हम लोग मशीन लैंग्वेज भी बोल देते हैं, और क्या बोल देते हैं, लो लेवल लैंग्वेज भी बोल देते हैं। बेसिक एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इन द पाइथन लैंग्वेजेस इज, अगर हम लोग बेसिक प्रोग्राम अगर हम लोग देखते हैं तो पहला क्या है हमारा, ये देख सकते हो, पाइथन कोड फॉर हेलो वर्ल्ड। अगर हेलो वर्ल्ड हमें लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, नथिंग एल्स टू टाइप, सी हाउ सिंपल इज द सिंटेक्स, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अगर हम लोग कुछ भी नहीं लिखना है, हम लोग को अगर कोई भी प्रोग्राम को लिखना है पाइथन के लिए तो कुछ नहीं लिखना है, सीधे सीधे आप लिख दो यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, आपका जो है प्रिंट हो जाएगा। Between high level language and machine level language, there are assembly languages are called symbolic machine code. अब मशीन कोड का फंक्शन यहाँ पे क्या होता है, मशीन कोड एक तरीके से हमारे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको डिकोड करता है। आगे हम लोग पिछले M1 में पढ़ चुके हैं इसके बारे में काफ़ी, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है या हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो आप वीडियो में देख लेना, आपको दिख जाएगा सारी चीज़ें, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको वहाँ पर बता दी है। असेंबली लैंग्वेजेस आर पर्टिकुलरली कंप्यूटर आर्किटेक्चर स्पेसिफिक। अब यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज क्या बताया गया यहाँ पे कि एक तरीके से ये मेन और कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है हमारा, बोल सकते हैं कि एक सेट ऑफ डिज़ाइन बोल सकते हैं कि हम लोग डिज़ाइन कर देता है पूरा हमारा कि हमारा प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा। यूटिलिटी प्रोग्राम, इट इज़ यूज टू कन्वर्ट असेंबली कोड इनटू एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड। और ये जो है हमारे जो असेंबलर होते हैं क्या करते हैं, मशीन कोड को जो हमारी जो है एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड, एक तरीके से बोल सकते हैं इसको हम लोग कि हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन होता है उसको डिकोड करके शो कर देता है, आउटपुट दे देता है। हाई लेवल इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर पोर्टेबल बट रिक्वायर्स इंटरप्रिटेशन और कंपाइलिंग टू कन्वर्ट इनटू अ मशीन लैंग्वेज। अब क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज जो हमारी होती है वो पोर्टेबल होती है, और क्या, बट ये क्या रिक्वायर करती है, इंटरप्रिटेशन का कॉन्सेप्ट भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आप उसको देख सकते हो। यहाँ पे मैं नहीं बताऊँगा कि वरना बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो और बहुत ज़्यादा ही कॉन्सेप्ट लंबा हो जाएगा। और कंपाइलिंग टू कन्वर्ट इनटू अ मशीन लैंग्वेज, और हमारा जो भी डिकोड करता है ये मशीन लैंग्वेज में करता है, इसको हम लोग ईजिली अंडरस्टूड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एक चार्ट भी बना हुआ है। इससे पहला जो कंप्यूटर लैंग्वेज का चार्ट है, ये पहले क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज से हमारा क्या आ जाता है, लो असेंबली लैंग्वेज, फिर मशीन लैंग्वेज, देन हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर। ये चार चीज़ें लिखी हुई है, चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अपने आंसर्स को लिखना तो आप इस जो ये चार्ट बना हुआ है इसको ज़रूर बना देना, इंपॉर्टेंट चार्ट है, और इस चार्ट से आपको एक नंबर ज़रूर मिल जाएगा, मैं इस बात की गारंटी से इसका 1 मार्क्स। अब हम लोग आगे लेते हैं कौन कौन सी लैंग्वेजेस हम लोगों को या अभी तक की बनी है। सबसे पहले अगर आप देख लोगे तो यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस आ चुकी हैं। अगर ये लिस्ट है पूरी, आप ये देख सकते हो, बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं इसमें, ये आप पढ़ लेना। ये लिस्ट में आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये आपको जो आप देख रहे हो पीपीटी, ये पीपीटी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में डायरेक्ट मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का जो भी लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दे रहा हूँ। तो आप कोई भी चीज़ के लिए परेशान मत हो, आप सिर्फ पढ़ते रहो, और ये जो भी पीपीटी है ये आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर मिल जाएगी। मैं इसको पोस्ट कर दूँगा, जैसे वीडियो पोस्ट करूँगा मैं इस पीपीटी को भी वहाँ पर पोस्ट कर दूँगा, उसमें आप सारे नाम्स पढ़ लेना। पॉपुलर लैंग्वेजेस हम लोग देखते हैं हमारी जो भी हैं कि हमारी ये कुछ लैंग्वेजेस हैं, जैसे सी है, पाइथन है, C++ है, जावा है, ये रूबी है, गो है, स्विफ्ट है, जावास्क्रिप्ट है। दीज आर लैंग्वेजेस ऑफ मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस को बोल सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, ये सारी हैं, आप इनको देख लेना एक बार। फिर आगे हमारा क्वेश्चन आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के क्या होते हैं, आप इसको पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा एक बार या लाइव मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मस्ट बी सिंपल, ईजी टू लर्न एंड यूज़। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, एक तरीके से सिंपल है, ईजी टू यूज़ है, और बहुत ज़्यादा अच्छी है, और हम लोग रिलाई कर सकते हैं इस पर, और ह्यूमन रिकग्नाइजेबल है एक तरीके से। एब्स्ट्रैक्शन इज मस्ट हैव कैरेक्टर्स फॉर अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच एबिलिटी टू डिफाइन अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देन अ डिग्री ऑफ यूजिबिलिटी कम्स। अब यहाँ पे क्या है, एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ करके, अलग अलग लैंग्वेजेस में यूज़ करके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम लोग एक ईजी फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। फिर क्या है हमारा, अ पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ ऑलवेज प्रेफर्ड। जो हमारी पोर्टेबल प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग एक जगह से दूसरी, मतलब एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में कन्वर्ट कर लें, या दूसरे सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते चले जाएं या ले सकें।
पोर्टेबल इसको बोल सकते हैं। पोर्टेबल का मतलब ही यही होता है कि हाँ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर लेना, सिंपल सा वर्ड है, सिंपल सा मतलब है इसका। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एफिशिएंसी मस्ट बी हाई। अब जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी आती है उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है, और अब जो आ रही हैं, जो पाइथन हो गया, C++ है, लिप्स है, इन सब की एफिशिएंसी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है। A programming language should be well structured and documented so that it is suitable for application development। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए और डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए जिससे अच्छी तरीके से वर्क कर सके। नेसेसरी टूल्स फॉर डेवलपमेंट, डिबगिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस ऑफ प्रोग्रामिंग प्रोवाइडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे कई चीज़ें लिखी, जैसे डेवलपमेंट के लिए डीबगिंग हो गया, डीबगिंग का क्वेश्चन अभी हम लोग आगे देखेंगे। टेस्टिंग के लिए मतलब टेस्टिंग मतलब हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेंटेनेंस ऑफ द प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम मेंटेन सही होना चाहिए, गलत वे में नहीं सॉल्व होना चाहिए। ये सारी चीज़ें लिखी हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं। अब द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुड प्रोवाइड सिंगल इन्वायरमेंट नोन एज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट। अब यहाँ पे क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है इसको जो है सिंगल इन्वायरमेंट देना चाहिए या प्रोवाइड कराना चाहिए। वो इन्वायरमेंट क्या है हमारा, इसको आप देख सकते हो, IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मस्ट बी कंसिस्ट इन टर्म्स ऑफ सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स। अब हमारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हैं उसमें सिंटेक्स तो आप देखे भी होंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें सिंटेक्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और सिंटेक्स ही हमारे एक तरीके से बोल सकते हैं सिंटेक्स को यूज़ करके हम अपना प्रोग्राम को बनाते हैं या रन करवाते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लेन द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन। अब यहाँ पे कंपाइलेशन का प्रोसेस पूछा जा रहा है या बताया जाएगा, हम लोग से पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो उसी को हम लोग समझते हैं। जैसे पहली चीज़ यहाँ पे आंसर में हमें लिखा हुआ है कंपाइलर। कंपाइलर इज़ अ सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेजेस। अब कंपाइलर का सबसे पहले हम लोग मतलब जान लेते हैं कि कंपाइलर आखिर होता क्या है। कंपाइलर एक तरीके से एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होता है, वो हमारे हाई लेवल प्रोग्राम्स को जो है लो लेवल में जो है चेंज कर देता है, और इसको बोल सकते हैं हम लोग कन्वर्ट कर देता है। अगर ऐसे यहाँ पे देख सकते हो आप, हाई लेवल लैंग्वेज जैसे हमारा क्या है, सोर्स लैंग्वेज जिसको हम लोग बोलते हैं, जो हमारा इनपुट लैंग्वेज होती है जिसको हम लोग बोल सकते हैं, और लो लेवल लैंग्वेज हमारा जैसे हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, जो टारगेट हो गया, या फिर जो हमारी मशीन लैंग्वेज हो गई। ये सारे जो है हमारी जो आते हैं ये कंपाइलर के अंदर आ जाते हैं। अगर हम इस चार्ट के हिसाब से देखते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो हाई लेवल लैंग्वेज ये है हमारा, ये कंपाइलर में सेट होके जाता है, उसके बाद हमारे लो लैंग्वेज में जो है कंपाइल होके बाहर आता है। इसको हम लोग अगर यहाँ पे अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो ये कंपाइलेशन एरर शो कर देता है। अगर आपके इनपुट में कोई भी प्रॉब्लम है, इंस्ट्रक्शंस में कोई भी दिक्कत है, ये कंपाइलेशन एरर शो कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉस कंपाइलर, दैट रन्स अ मशीन ए एंड प्रोड्यूसेस अ कोड फॉर अनदर मशीन बी। ये क्या करता है, मशीन ए रन करता है और जो है मशीन बी के लिए एक नया कोड प्रोड्यूस कर देता है। इट इज़ कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग कोड फॉर प्लेटफॉर्म अदर देन वन ऑन विच द कंपाइलर इज़ रनिंग। और ये पूरी तरीके से कैपेबल होता है कि कोड बना सके अदर प्लेटफॉर्म्स के लिए, उस प्लेटफॉर्म को छोड़ के जहाँ पे कंपाइल हमारा हो रहा है प्रोग्राम। मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारा सपोज करो ये कंपाइल हो रहा है यहाँ पे प्रोग्राम, यहाँ पे कंपाइल एक हो रहा है, तो ये यहाँ पे भी कंपाइल कर सकता है बिना इसको इंटरप्ट किए हुए। तो आप ये चीज़ डायरेक्ट समझ सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्या है, सोर्स टू सोर्स कंपाइलर। सोर्स टू सोर्स कंपाइलर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रांस कंपाइलर और ट्रांसपिलर is a compiler that translates source code written in one programming language into source code of another programming language। source to source का मतलब सिंपल सा फॉर्म यही है कि जो हमारी जो भी लैंग्वेज होती है उसको ट्रांसलेट कर देता है दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। इतना सा हमारा ये इसका मतलब है। अगर आगे हम लोग देखते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम यूजिंग कंपाइलर। लैंग्वेजेस प्रोसेसिंग सिस्टम अगर हम लोग देखते हैं, वी नो अ कंपाइलर इज़ अ लॉजिकल असेंबली सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सबको पता है ये चीज़ कि हाँ हमारा जो भी कंप्यूटर है वो लॉजिकली असेंबली पे ही चलता है या प्रोग्राम पे ही चलता है, जिसको हम लोग बोल देते हैं या तो वो सॉफ्टवेयर में होता है या तो हार्डवेयर में होता है। द हार्डवेयर नोज अप लैंग्वेज दैट इज़ हार्ड फॉर अस टू ग्रैस्प। और जो हार्डवेयर होता है हमारा, जो भी हार्डवेयर जैसे हमारे लैपटॉप हो गया या माउस हो गए, ये सब जो हमारे हार्डवेयर होते हैं, इनके अंदर जो प्रोग्रामिंग सेट होती है इसकी ये जो है हार्ड होती है। हार्ड का मतलब क्या है कि ये थोड़ा टफ होती है, इसको हम लोग ग्रैस्प जल्दी नहीं कर सकते हैं। कॉन्सिक्वेंटली वी ट्रेंड्स टू राइट प्रोग्राम्स इन हाई लेवल लैंग्वेजेस। और हम लोग जो भी प्रोग्राम लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में ही लिखते हैं। दैट इज़ मच लेस
complicated for us to comprehend and maintain it thought. Now these programs go through a series of transformations so that they can repeatedly used in machine. There is where language produce system is come handy. अब यहाँ पे प्रोग्राम जो लिखा हुआ है आप इसको थोड़ा सा पढ़ ले लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। आगे हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमारा सबसे पहले यहाँ पे देखो अब ये ग्राफ बना हुआ है, आप ग्राफ को ज़रूर देख लेना, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। ग्राफ पे ही हमारा पूरा, अगर आप आंसर बना देते हो, ग्राफ बेस्ड बना देते हो, फ्लो चार्ट बेस्ड आंसर बनाते हो, तो आपको नंबर्स मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हाई लेवल प्रोग्राम। हाई लेवल प्रोग्राम को हम देखेंगे तो हमारा प्री प्रोसेसर, सेकंड हमारा क्या है, प्री प्रोसेसर। फिर क्या होता है प्योर HL, जिसको हम लोग HLL बोल देते हैं, जिसको हमारे क्या बोल देते हैं, कंपाइलर। कंपाइलर हो जाता है हमारा। फिर एक कंपाइलर से असेंबली लैंग्वेज से जाके असेंबलर में कन्वर्ट होता है। असेंबलर से जाने के बाद ये रीलोकेट होके होता है लोडर में या लिंकर में, जो है आके ये सेट हो जाता है, और इसके साथ ये जो हमारा आउटपुट होता है उसको ये शो कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर में लिखा भी हुआ है। नेक्स्ट अगर हम लोग देख रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, फिर प्री प्रोसेसर है, असेंबली लैंग्वेज, असेंबलर है, इंटरप्रेटर है, ये सारी चीज़ें आप अपना पढ़ लीजिएगा। रीलोड है, लिंकर है, ये सारा लिखा हुआ है। फेजेस ऑफ कंपाइलर लिखे हुए हैं, ये सारा ये आप, मैं PPT को शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। आप अगर जैसे आप आंसर्स में अपना लिखना हो तो आप लिख सकते हैं इसको, काफ़ी बड़ा आंसर हो जाएगा ये। वरना हाँ, बस मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो आपका डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में अगर आप बना दोगे तो नंबर अच्छे मिलेंगे। क्योंकि जितने भी ग्राफ्स या फ्लो चार्ट आपको मिल रहे हैं या जो भी आंसर में हैं, उनको आप ज़रूर याद कर लो, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पूरे इसके पार्ट्स के बारे में लिखा है, फेजेस के बारे में लिखा है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वेश्चन जो है वो है व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अब व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मतलब क्या है, आगे हम लोग देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैन बी स्टेटेड एज अ प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग एंड वैलिडेटिंग द सॉफ्टवेयर फॉर एप्लीकेशन इन बग फ्री। अब यहाँ पे क्या मतलब है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मतलब सीधा सा है कि ये प्रोसेस होता है और वेरिफिकेशन होता है एक तरीके से सॉफ्टवेयर का, कि इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। बग का मतलब एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि कोई एरर जो भी होती है वो एरर नहीं है। मीट्स अ टेक्निकल रिक्वायरमेंट एज गाइडेड बाय इट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एंड मीट्स द यूज़र रिक्वायरमेंट effectively and efficiently which handling all the एक्सेप्शनल एंड बाउंड्री केसेस। अब यहाँ पे सीधे सीधे लिखा हुआ है कि हमारा जो भी सॉफ्टवेयर होता है वो कुछ क्राइटेरिया पे ही डिपेंडेंट होता है। कि सीधी बात है, हम जो भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं वो कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, कोई पर्टिकुलर यूज़ के लिए होता है। तो वो सारी क्राइटेरिया जो भी हमें जो भी क्राइटेरिया दिया जाता है उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाला सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ये चीज़ें हम लोग को चेक करनी होती है, उसी को बोला जाता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। जैसे यहाँ पे क्या है, द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एम नॉट ओनली एट फाइंड फॉल्ट इन द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर। अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसका सिर्फ एक ये एम नहीं होता कि ये कोई एरर बताए, बट ऑल्सो फाइंडिंग मेजर्स टू इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर। ये चीज़ और यही बता देता है कि हमको कोई, अगर मान लो आप जैसे इसका सीधे सीधे हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, अपडेशन जो हमारे आते रहते हैं, कि जैसे मान लो अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर बना हुआ है उसमें नेक्स्ट अपडेट आ रहे हैं, नेक्स्ट अपडेट आ रहे हैं, तो उसी तरीके से हम लोग को पता चलता रहता है कि हाँ इस सॉफ्टवेयर में ये चीज़ें ख़राब हो रही हैं या चीज़ें गलत हुई है पिछले सॉफ्टवेयर से, तो उसको हम लोग अपडेट के फॉर्म में जो है शो कर देते हैं, या हम लोग के फॉर्म में, अब अपडेट के फॉर्म में आ जाता है, फ़ोन्स में आ जाता है हमारे। और जो विंडोज़ अब जो अपडेट होकर आती है, जैसे आप देखोगे विंडो जो पहले चलती थी और आज की विंडो 10 है या विंडो 11 आ गई है, तो अपडेट होते हुए सारी चीज़ें चलती आती हैं कि जो फॉल्ट या जो भी दिक्कतें पिछले सॉफ्टवेयर में हो या पिछले विंडो में हो, वो उसमें एरर फ्री करके नेक्स्ट विंडो में या नेक्स्ट अपडेट में हम लोग शो करा देते हैं। उसी को हम लोग बोल देते हैं अपडेट भी। और ये क्या करता है, इससे क्या हो जाता है, हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है और यूजिबिलिटी भी बढ़ जाती है। अब जैसे अगर हम विंडो 1 यूज़ करें या विंडो 2 या विंडो 3 यूज़ कर रहे हो, तो उसमें जो है एफिशिएंसी हमारी बहुत ज़्यादा कम थी, बट अगर हम लोग विंडो 10 या विंडो 11 यूज़ कर रहे हो तो एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है वर्क करने की। अब इसमें जो मेन फंक्शंस क्या क्या मेज़र करता है, जैसे पहला स्पेसिफिकेशन मेज़र कर लेता है, अगर आप यहाँ पर देखोगे भी लिखा भी है, स्पेसिफिकेशन मेज़र करता है, फंक्शनैलिटी मेज़र करता है, परफॉर्मेंसेज मेज़र करता है, और ये क्या है, सारे एप्लीकेशन जो भी होते हैं उनके ऊपर मेज़र करता रहता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो या चाहे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, दोनों पे ही ये करता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें, ये स्टेप क्या चीज़ें डिवाइड करता है, दो स्टेप्स में इसको डिवाइड किया गया। पहला है वेरिफिकेशन, दूसरा है वैलिडेशन। वेरिफिकेशन का मतलब होता है इट रेफर्स टू सेट ऑफ टास्क दैट इंश्योर्स द सॉफ्टवेयर करेक्टली इंप्लीमेंट्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब इसका मतलब सीधा सा है कि वेरीफाई करता है ये कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है वो जो भी टास्क हम उसको दे रहे हैं पूरी तरीके से स्पेसिफिकली वहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वैलिडेशन का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू अ डिफरेंट सेट ऑफ टास्क दैट इंश्योर्स दैट द सॉफ्टवेयर हैज़
बीन बिल्ट इन ट्रांसएबल टू कस्टमर रिक्वायरमेंट। अब इसका मतलब सीधा सा है कि जो कस्टमर रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही जो हमारा जो भी सॉफ्टवेयर है उसी पे डिज़ाइन हुआ है। वेरिफिकेशन को अगर हम लोग शॉर्ट में समझना चाहें तो ये लिखा हुआ, जैसे लिखा हुआ है, आर वी बिल्डिंग द प्रोजेक्ट राइट। वेरिफिकेशन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, वो सही है। वैलिडेशन का मतलब होता है आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे आप देखो सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, यहाँ पे प्रोडक्ट एंड देन राइट लिखा हुआ है, यहाँ पे राइट प्रोडक्ट लिखा हुआ है। मतलब सिर्फ इतना सा है कि हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सही है, या हम लोग वो बना रहे हैं जो प्रोडक्ट हमारा, जो हमने प्रोडक्ट बनाया है वो सही है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है, ज़्यादा अंतर नहीं, सिर्फ खाली एक वर्ड का ही डिफरेंस आप देख रहे हो। जैसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे राइट लिखा हुआ है, और यहाँ पे राइट लिखा हुआ है देन प्रोडक्ट लिखा हुआ है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अब डिफरेंट टेक्निक्स अगर हम लोग देखते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की तो क्या है हमारी, सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं हमारे पास ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, देन है हमारा वाइट बॉक्स टेस्टिंग। दो तरीके की टेस्टिंग हमें शो करी जाती है, दो तरीके की टेस्टिंग हमें बताई भी जाती है। जैसे पहले क्या है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, अगर देखते हैं द टेक्निक ऑफ टेस्टिंग इज विच दैट द टेस्टर डजेंट हैव टू एक्सेस द कोड, सोर्स कोड ऑफ द सॉफ्टवेयर and it is conducted at the software interface without concerning with the internal logical structure of the software is known as black box software। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ, पूरी डेफिनेशन लिखी, आप इसको पढ़ सकते हो, याद कर लेना आप इसको। देन हमारा वाइट बॉक्स है। वाइट बॉक्स में क्या बोल रहे हैं, द टेक्निक ऑफ टेस्टिंग इज विच द टेस्टर इज अवेयर ऑफ द इंटरनल वर्किंग ऑफ द प्रोडक्ट, हैज़ एक्सेस टू एंश्योर सोर्स कोड एंड इट इज कंडक्टेड बाय मेकिंग सोर्स that all the internal operations are performed according to the specification is known as white box testing। ये दोनों डेफिनेशंस लिखिए, आप पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के पर्पज से। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे देखोगे तो ये आपका डिफरेंस के फॉर्म में भी लिखा हुआ है, आप ये डिफरेंस पढ़ सकते हो दोनों के, आप इसको पढ़ लेना, पीपीटी में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डीबगिंग। अब ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके थ्योरी के फॉर्म में अगर देखते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब सबसे पहले हम लोग से पूछा जा रहा है कि डीबगिंग का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले हमें समझिए कि डीबगिंग होती क्या है। पहले चीज़ हमें ये समझिए, डीबगिंग को अगर मैं आपको छोटा सा बताना चाहूँ सिंपल फॉर्म में, तो डीबगिंग जो हमारा होता है, बग का जो मतलब होता है कि कोई एरर ना हो, या जो एरर हो उसको फिक्स कर दी जाए। अब अगर हम लोग इसको आंसर के फॉर्म में पढ़ते हैं, यहाँ पे जैसे इंट्रोडक्शन लिखा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग अ बग इन अ सॉफ्टवेयर। डीबगिंग एक तरीके से हमारा प्रोसेस होता है जिससे हमारे जो बग्स का मतलब यहाँ पे एरर होता है, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर में एरर है उसको हम लोग अगर फिक्स कर देते हैं तो हमारा उसको बोल देते हैं डीबगिंग। डीबगिंग का मतलब सिर्फ इतना सा है। अगर हम लोग और सिंपल फॉर्म में समझना चाहें तो और समझ सकते हैं, जैसे इट रेफर्स टू आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड रिमूविंग एरर्स। सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड रिमूविंग एरर्स। यहाँ पे सिंपल बताया गया है कि पहले चीज़ प्रोग्राम जो भी हमारा जो भी इनपुट है उसको पहले आइडेंटिफाई करता है, एनालाइज करता है, देन अगर कोई उसमें एरर उसको लगती है तो उसको जो है वो रिमूव कर देता है। दिस एक्टिविटी बिगिंस आफ्टर द सॉफ्टवेयर फेल्स टू एग्जीक्यूट प्रॉपरली एंड कंक्लूड्स बाय सॉल्विंग द प्रॉब्लम एंड सक्सेसफुली टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर। ये तब होता है, ये एक्टिविटी तब होती है जब हमारा सॉफ्टवेयर ओपन नहीं होता है या एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है प्रॉपरली, तब। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स एंड टेडिशियस टास्क बिकॉज एरर नीड टू बी रिजॉल्व एट ऑल स्टेजेस ऑफ डीबगिंग। अब डीबगिंग का मतलब जैसे यहाँ पे डायरेक्ट बोलते हैं कि ये सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि इसको जो है हर स्टेप पे इसको चेक करना होता है कि हाँ ये एरर फ्री, ये पॉइंट एरर फ्री है, ये पॉइंट एरर फ्री। सपोज करो आपने यहाँ पे जो है ये पॉइंट लिखे, देन ये पॉइंट लिखे, देन ये लिखे, देन ये लिखे, देन ये लिखे, देन ये लिखे, तो सबसे पहले इसको चेक करेगा, फिर इसको चेक करेगा, फिर इसको चेक करेगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा बिजी रहता है हमारा सॉफ्टवेयर या जो भी प्रोग्राम होता है। अब प्रोसेस को अगर लोग समझना चाहे तो उसको समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं प्रोसेस क्या क्या लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। पहला क्या है हमारा प्रोसेस, प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिपोर्ट प्रिपरेशन। पहली चीज़ क्या करता है, ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है। सेकंड पॉइंट क्या आता है हमारा, असाइनिंग द रिपोर्ट टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू डिटेक्ट
टू वेरीफाई इट इज़ जेन्युइन। अब यहाँ पे क्या करता है, ये हमको बताता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो जेन्युइन है या नहीं। थर्ड हमारा क्या है, डिफेक्ट एनालाइजिंग एनालिसिस यूजिंग मॉडलिंग डॉक्यूमेंटेशन फाइंडिंग एंड टेस्टिंग कैंडिडेट्स फॉल्स एटसेट्रा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी हमारे डिटेक्ट्स होते हैं, जो भी एनालाइज करता है पूरे डिफेक्ट्स को एनालाइज करने के बाद जो भी कहाँ कहाँ पे एरर हो सकते हैं, जैसे मॉडलिंग में हो सकता है, मॉडलिंग मतलब हमारा जो भी मॉडल है कि जो हमारा कॉन्सेप्शन मॉडल है या मैथमेटिकल मॉडल है वहाँ पे, फिर डॉक्यूमेंटेशन में हो जाता है। तो सारे एरर को एक तरीके से इकट्ठा करता है और ये इकट्ठा करने के बाद क्या करता है, फिर डिफेक्ट रिजोल्यूशन बाय मेकिंग रिक्वायर्ड चेंजेस इन द सिस्टम। उसके बाद ये जो डिफेक्ट्स होते हैं रेजोल्यूशन में उसको भी चेंज करता है। फिर क्या करता है, वैलिडेशन ऑफ द करेक्शन। उसके बाद जो वैलिडेशन करता है करेक्शन का, मतलब जो आपने करेक्शन किया उसको भी वो चेक करता है, उसके बाद बताता है ये सही है या नहीं। आगे हम लोग देखते हैं डिबगिंग की स्ट्रेटजीज क्या है। तो द स्टडी द सिस्टम फॉर द लार्जर ड्यूरेशन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सिस्टम। अब सबसे पहले क्या करता है, इस सिस्टम को बहुत ज़्यादा टाइम तक की एनालाइज करता है, स्टडी करता है, उसके बाद ये जिससे कि सिस्टम को पूरी तरीके से समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। इट हेल्प्स डिबगर्स टू कंस्ट्रक्ट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन एट सिस्टम टू डिबगिंग डिपेंड ऑन इट। अब इस तरीके से जो भी डिज़ाइनर होते हैं उनको काफ़ी हेल्प हो जाती है, ये चीज़ लिखी हुई है। फिर आप ये जैसे बैकवर्ड एनालिसिस है, बैकवर्ड एनालिसिस ऑफ द प्रोग्राम विच इन्वॉल्व ट्रेसिंग ऑफ द प्रोग्राम बैकवर्ड लोकेशंस में, मतलब हमारे जो बैक मतलब क्या है हमारा यहाँ पे कि जो भी पीछे प्रोग्राम्स मतलब इंटरनल प्रोग्राम्स होते हैं, अगर उसका कोई फेलियर मैसेज आ रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करके क्लीन कर देता है और कॉज को भी समझता है कि हमारे ये प्रोग्राम में एरर क्यों आ रहा है। फॉरवर्ड एनालिसिस का मतलब है कि हमारे जो प्रोग्राम आगे जो भी हमारा आउटपुट दिखने वाला, अगर उसमें कोई फॉल्ट आ रहा है तो उसको फोकस करता है, उसको फाइंड आउट करके उसको फ्री करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आप पढ़ लेना। देन हमारा फोर्थ पॉइंट आता है यूजिंग द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द सॉफ्टवेयर डिबगिंग सॉफ्टवेयर सिमिलर प्रॉब्लम इस नेचर। अगर हम पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हैं सॉफ्टवेयर से, तो भी जो हमारे जैसे सपोज करो आपने कोई अगर सॉफ्टवेयर बनाया है और उससे सिमिलर प्रोग्राम्स में अगर उसके कोई भी दिक्कतें अगर सिमिलर हो रही हैं तो अपने आप को उस चीज़ को यूज़ कर लेता है, अपने सॉफ्टवेयर को यूज़ कर लेता है कि हाँ ऐसी प्रॉब्लम्स में पिछले सॉफ्टवेयर में भी आई थी, तो अपने आप से उसको रिजॉल्व कर लेता है। डिबगिंग टूल्स की बात अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास जैसे देख सकते हो, डिबगिंग टूल इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज़ यूज्ड टू टेस्ट अ debug other programs. A lot of public domain software like GDB and BDX are available for debugging. हमारा यूज़ होता है, ये तीन हमारे हैं, आप इसको देख लो, पढ़ लीजिएगा, आप PPT में पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग भी बोलोगे कि बोर कर दिया आपने। इसीलिए मैं वीडियो को शॉर्ट में ही करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया, आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। मैंने थोड़ा बहुत समझा भी दे रहा हूँ मैं आपको, इसीलिए ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट मैं नहीं करना चाहता कि हाँ आप वीडियो में ही टाइम वेस्ट करते रहो उसके बाद आप पढ़ ना पाओ, इसलिए मैं ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ या डीप नहीं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैं ये जो अभी तो मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, बाकी मैं जब ये आपके एग्ज़ाम्स ओवर हो जाएंगे तो मैं आपको हर यूनिट की पूरी तरीके से परफेक्ट PDF पूरी तरीके से हर एक टॉपिक को, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा के मैं वीडियो लाऊंगा। वो सीरीज़ को भी आप फॉलो ज़रूर कर लेना कि उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपके आगे वर्क में, प्रोफेशनल वर्क में। सपोज करो अभी तो आपका एग्ज़ाम है, इसमें आप क्लियर कर लोगे, बट आगे जब आप प्रोग्राम को जब आप मेंटेन करोगे, अपने प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे, आप क्योंकि सीधी सी बात है O लेवल कर रहे हो आप, तो इसीलिए कर रहे हो कि आगे आप जॉब कर सको, तो उससे रिगार्डिंग सारी हेल्प आपकी हो सकती है उस मेरी सीरीज़ से। तो आप उस सीरीज़ को भी देखते रहना, इसलिए अगर हो सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो ज़्यादा इजी रहेगा कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे सारे, यहाँ इस चैनल पे कौन सी वीडियो पोस्ट हुई है और मैंने कौन सी वीडियो पोस्ट की है, और वो काफ़ी हेल्प करेगी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी और स्टडी लाइफ में भी आपकी हेल्प कर ही रही है। से यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द टेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा जैसे है, डिबगिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम टेस्टिंग। डिबगिंग हम लोग देखते हैं, डिबगिंग काफ़ी अलग होता है टेस्टिंग से। डिबगिंग क्या करता है, हमारे जो भी एरर्स होते हैं, जो बग्स होते हैं, उसको रिजॉल्व करके नया कर देता है या उसको सही कर देता है। बस टेस्टिंग में क्या होता है, ये सिर्फ फोकस करता है बग्स पे या एरर्स पे, मतलब वो सिर्फ बताता है कि हमारी ये एरर्स हैं या तो हमारे ये बग्स हैं, सिर्फ इतना बताता है, बाकी इसको रिजॉल्व नहीं करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, टेस्टिंग इज़ यूज्ड टू एंश्योर दैट द प्रोग्राम इज़ कन्वर्ट और क्रिएट और करेक्ट एंड इट इज़ सपोज टू डू विथ अ सर्टेन मिनिमम सक्सेस रेट। और जो हमारी टेस्टिंग होती है मिनिमम सक्सेस रेट पे ही डिपेंडेंट होती है और इस पर जो है ये होती है। अब जैसे हमारा देख रहे हो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग्स आर यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग। ये सारी टेस्टिंग
लिखे हुए हैं। डॉक्यूमेंटेशन हम लोग देख लेते हैं। आप, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप इसको एक बार पूरा डॉक्यूमेंट को ज़रूर रीड कर लेना। पीपीटी आपको मेरे ही टेलीग्राम के चैनल में, इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी में मिल जाएगी आप लोगों को। वहाँ से आप डाउनलोड करके पूरी पीपीटी को आप पढ़ सकते हो, नोट्स बना सकते हो। नोट्स बने हुए हैं, आप चाहो तो उसी से पढ़ सकते हो। तो आप देख सकते हो पूरा डॉक्यूमेंटेशन का पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे देख सकते हो। टेस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स दैट शुड बी डेवलप बिफोर और ड्यूरिंग द टेस्टिंग सॉफ्टवेयर, ये लिखा हुआ है। फिर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, जैसे लिखे हुए सच कौन कौन से यूज़ करते हैं, जैसे हमारा पहला क्या है, टेस्ट प्लान है, टेस्ट केसेस हैं, ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स हैं, टेस्ट सिनेरियो है, ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं ये आप पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे टेस्ट प्लान को एलैबोरेट किया गया है, ये देख सकते हो आप, ये लिखा हुआ है पूरा टेस्ट प्लान के बारे में लिखा है। टेस्ट प्लान के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं सब लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा ये आप देखो टेस्ट सिनेरियो भी लिखा हुआ है, टेस्ट प्लान है, फिर टेस्ट आपका सिनेरियो है। नेक्स्ट अगर आप ऊपर देखोगे तो मॉड्यूल भी दिखाया गया आपको कि कैसे कैसे उसके सिनेरियो बनते हैं। मॉड्यूल 1 में देखो तो 1 और 2 बना हुआ, मॉड्यूल 2 में देखोगे आप तो 2 पॉइंट्स हैं, मॉड्यूल 3 में भी 1 2 हैं, ये आपके पूरे पॉइंट्स बने हैं। टेस्ट केसेस में अगर आप देखो टेस्ट केस पूरा लिखा हुआ है, यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी है। पीपीटी के वर्जन, पीपीटी के फॉर्म में आपको पूरा ही मिल जाएगा और पूरे आंसर्स आपको पूरी तरीके से मिल जाएंगे। आप इसको ज़रूर से पढ़ लेना। मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करना क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, फिर आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, मैं ये नहीं चाहता। इसलिए आप खुद से आप जल्दी पढ़ लोगे तो ज़्यादा अच्छा है आप लोग के लिए भी, और आपको भी समझ में आएगा, जिससे आपको नोट्स बनाने में भी ईजी हो जाएगा। मैं अगर आपको अभी समझा तो दूंगा बट आप नोट्स नहीं बना पाओगे, इसीलिए मैं आपको सिर्फ एक फॉर्म में बता दे रहा हूँ, रफ अपडेट दे रहा हूँ कि हाँ ऐसे ऐसे आंसर्स लिखे हुए हैं और इस फॉर्म में इस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं। इसे पूरा लिखा हुआ है, आप देख सकते हो पूरा आंसर लिखा है, 3-4 पन्ने का आंसर है ये, और काफ़ी इंपॉर्टेंट आंसर है ये। आपका डिबगिंग और टेस्टिंग वाले आंसर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्योरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हैं। जैसे आप देख सकते हो हमने जो अभी तक हम लोगों ने किए हैं, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सारे के सारे आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि हाँ सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिए और खुद के नोट्स बना लीजिए। और गाइस आज की वीडियो हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अपने वीडियो कोशिश करूँगा कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके आऊँ, वो वीडियो रहेगी प्रोग्रामिंग से। सारे प्रोग्राम बेस्ड जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं ओ लेवल में, शॉर्ट में मैं उसको लाने की कोशिश करूँगा और सारे प्रोग्राम्स को मैं आपको बता दूँगा, सॉल्व करके दिखा दूँगा। आपको सिर्फ उसको याद करना होगा, समझा भी दूँगा थोड़ा सा, लेकिन हाँ मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इसलिए मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं लाऊँगा, ये मैं पहले बोल दे रहा हूँ। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा अगर होगा तो आधे घंटे या 1 घंटे का वीडियो होगा, इससे ज़्यादा वीडियो नहीं लाऊँगा मैं, क्योंकि उससे आप लोगों को कोई दिक्कत होगी, फिर आप लोग सोचोगे कि हाँ इतना लंबा वीडियो है, इसको देखें कि हम पढ़े, इसीलिए ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा। सो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।